कौन सा बेनीवाल लोकसभा चुनाव में मारेगा बाजी? जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बेनीवाल लोकसभा के रण में उतर चुके हैं, अलग-अलग पार्टियों से। एक तरफ पाली से है संगीता बेनीवाल और दूसरी तरफ है नागौर से हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करके और तीसरे बेनीवाल है उम्मेदाराम बेनीवाल बाड़मेर से। तो करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, एक एक करके इन तीनों बेनीवाल की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं पाली से संगीता बेनीवाल को, जो काफी धूम मचा कर रखी हुई हैं, जाट समाज से भी आती हैं और कहीं ना कहीं आप देखेंगे पार्टियों ने जाट समाज को तवज्जो दी है, चाहे से वो कांग्रेस हो या बीजेपी। आपकी क्या राय है संगीता देखिए, बेनीवाल को तवज्जो तो लेकर? देनी पड़ेगी क्योंकि राजस्थान में अगर वोटर की जनसंख्या देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जाट समाज के वोटर्स हैं और कितना भी ये पार्टियां कहें कि हम जातिवाद नहीं करते, टिकट देने में आपको हमेशा वो दिखेगा और इसलिए तवज्जो देनी ज़रूरी भी है क्योंकि ज़्यादातर वोटर्स वहीं से है। भाजपा ने जहां पाली में पीपी चौधरी को उतारा जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और बहुत ही अहम विभाग उन्होंने संभाले हैं, मोदी जी के खास मंत्रियों में से माने जाते हैं और कहीं न कहीं उनके केंद्र में रहने की वजह से पाली में विकास कार्य भी काफ़ी हुआ है। पाली में दबदबा भी बीजेपी का है, एमएलए दृष्टि से देखें तो बहुत सालों के बाद अब जाकर कहीं ज्ञान पारख वहाँ से हारे हैं, नहीं तो वो लगातार जीतते आए थे। तो दबदबा है और संगीता बेनीवाल जो हैं वो काफ़ी नई खिलाड़ी हैं सियासत के मैदान में। तो पीपी चौधरी जो है वो काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं और अनुभव के सामने एक नया खिलाड़ी दोनों चीज़ों में प्रॉस भी है, कॉन्स भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। कहीं-कहीं लोग अनुभव को ढूँढते हैं, तो कहीं-कहीं लोग नए जोश को ढूँढते हैं। इसलिए दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों पर भारी जो चीज़ पड़ती है वो ये है कि ये लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होता है, केंद्र में कौन-सी सरकार बड़ी ताकत में रहेगी इसका चुनाव होता है और जहाँ पर लोगों के मन में एक चीज़ साफ हो रही हो कि हाँ, इस पार्टी को बहुमत जाएगा ही जाएगा, तो मैं अपना वोट वेस्ट क्यों करूँ? ये थिंकिंग भी साथ में आती है। हालाँकि इसके उलट एक थिंकिंग और भी रहती है कि कम से कम हमारी बात उठाने वाला कोई व्यक्ति तो हो, हम्म। जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट भी बोल सके, लेकिन ऐसी फीलिंग बहुत कम लोगों के मन में होती है। ज़्यादातर लोगों के मन में यही होता है कि मैं जिसको वोट दूँ, वो जीते। जी। और कहीं न कहीं इस भाव से जो वोट देते हैं, वो बीजेपी को पड़ता है, कमल के फूल को पड़ता है और उन सब के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनकी मार्केटिंग या फिर यूँ कहें जिनका ऑरा, जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से भाजपाइयों को उसका फ़ायदा मिल जाता है, वो संगीता बेनीवाल के पास नहीं है। आपको और नहीं लगता कि कांग्रेस ने ये महिला कार्ड खेला है, एक महिला को, नए फेस को और ऊपर से जाट वो हैं, तो इन तीनों को मिलाकर कुछ देखिए, करने की कांग्रेस कोशिश ने की है? महिला कार्ड ज़रूर खेला है, लेकिन आप ये समझिए कांग्रेस के महिला कार्ड खेलने से बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस शासन में थी राजस्थान में महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हुए हैं, महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार हुए हैं, क्या दुराचार हुए हैं, किस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। तो महिला कार्ड कांग्रेस का खेलना उनके पक्ष में शायद ना जाए। यहीं अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 30% महिलाओं को आरक्षण देने की राजनीति में बात की है। जबकि कांग्रेस कहीं न कहीं उसका एक तरह से विरोध करते हुए दिखाई दे रही थी। हुँ। तो कांग्रेस जो है वो महिलाओं को खड़ा करके ये नहीं दिखा सकती, जता सकती कि वो महिलाओं के साथ है क्योंकि उनका दोहरा मापदंड कई बार देखा गया है। एक तरफ प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, दूसरी तरफ राजस्थान में जब एट्रोसिटीज़ होती है तो वो चुप्पी साध लेती है, चाहे वो अलवर घूमने आई हुई हो, लेकिन पास ही में कुछ दूरी पर मुखबिर के साथ रेप हो जाता है, तो थोड़े दिन में वो रेप घटना में तब्दील हो जाता है। इस तरह की हरकतें हुई हैं और लोगों के ज़हन से ये बातें जाती नहीं हैं। तो इसलिए लड़की वाला कार्ड या महिला वाला कार्ड ज़्यादा चलेगा नहीं और मैं कहीं न कहीं मानता हूँ कि कांग्रेस जाट लॉबी को तवज्जो देना शुरू किया है उन्होंने। ये हुँ। कांग्रेस का एक बेटर पॉइंट है जो कांग्रेस को ऊपर ले जाता है वहाँ पर कि जाटों के साथ ज़्यादा अच्छा काम किसने किया, तवज्जो ज़्यादा किसने दी। तो अगर यहाँ कंपैरिज़न करते हैं तो समझ में आता है कि आज जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जाट है, आज जिस पार्टी ने निरंतर जाटों को टिकट्स दिए हैं,
जिस पार्टी के साथ हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन किया है, तो ऐसी कई सारी बातें कांग्रेस को आगे बढ़ा देती जी, है। अगली सीट भी हनुमान बेनीवाल से रिलेटेड ही है। हम बात कर लेते हैं नागौर और कांग्रेस के गठबंधन वाली सीट यानी कि नागौर लोकसभा क्षेत्र की, जहां से हनुमान बेनीवाल प्रत्याशी बनकर उतरे हैं। लेकिन जिस तरह से हम देखेंगे पिछले लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ थे। अब इस बार के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ आ गए और हैं। बीच में जो विधानसभा चुनाव आया, आप उसको भूलिए मत, हुँ, क्योंकि कहीं न कहीं समझने वाली बात ये है, अगर हम पूरी मैथमेटिक्स और पूरा कैलकुलेशन हनुमान बेनीवाल का समझें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। पहली तो ये कि पिछला लोकसभा चुनाव जीतकर हनुमान बेनीवाल अगर सांसद बनते हैं, जी। तो वो किस वजह से बनते हैं? वो इस वजह से बनते हैं कि हनुमान बेनीवाल प्लस नरेंद्र मोदी होते हैं, तो वो बन जाते हैं। दूसरी बात ये कि उस वक़्त सामने ज्योति मिर्धा हुआ करती थी, जी। जिनको कहीं न कहीं स्लैम करके या कटाक्ष करके उनको पूरी तरह से हर भाषण में लताड़ के हनुमान बेनीवाल जीते थे। हुँ, लेकिन अब स्थिति क्या है? और आज की स्थिति को सर्टिफ़ाई करना पड़ेगा विधानसभा चुनाव की स्थिति में, जिसमें पहले कई राउंड्स में हनुमान बेनीवाल हारते हुए नज़र आ जी। रहे थे और इस कदर ऐसी जीत आज तक उनको नहीं मिली, जिस जीत का वो ज़्यादा बखान भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस जीत में उनके 3 विधायक से 1 विधायक हो गए, 1 सांसद से 0 सांसद हो गए और जिस तरह से वो खुद भी जीते, वो अधिकतर काउंटिंग्स में शुरुआत के राउंड्स में हार रहे थे, लास्ट के राउंड में आकर जीते। तो इससे एक बात साफ होती है, स्पष्ट होती है कि जब वो पीएम मोदी के साथ थे, तब तो मेजॉरिटी से जीत हो रही थी। जब लोगों को पता पड़ गया, चाहे वो विधानसभा भी हो, कि पीएम मोदी का साथ ये छोड़ चुके हैं, एनडीए का साथ ये छोड़ चुके हैं, अब ये अलग हो चुके हैं, हुँ, तो महज़ अलग होने में उन्होंने वोटों को कम कर दिया जी। और बहुत मुश्किल से जीते। अब उससे एक कदम और आगे बढ़ा दिया, हुँ, अलग तो हो ही गए थे, अब लेकिन इंडिया अब उस गठबंधन। पार्टी के साथ चले गए, जिसके साथ जाने के लिए हनुमान बेनीवाल के पिताजी ने खुद उनको मना किया था। हुँ, और कहीं न कहीं उनके इससे पहले के आप भाषण सुनेंगे, तो हनुमान बेनीवाल खुद कहते थे कि राहुल गांधी तो पप्पू है, हुँ, वो किसी सभा में आ जाएँगे तो वो तो भाजपा वैसे ही जीत जाएगी। जी। अब वो नागौर में सभा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साथ थे, नहीं स तब सबसे ऊँचे थे आप, नहीं साथ थे, तो बहुत बुरी तरह से गिरे, लेकिन मार्जिन से जीते और अब अपोज़िट पाले में चले गए हैं और उसके साथ-साथ ज्योति मिर्धा चली गई है बीजेपी में। जी। तो तब क्या होगा, वो चिंताजनक स्थिति है, लेकिन क्रोनोलॉजी अगर कोई समझ जाए, हुँ, तो उन्हें भविष्य का अंदाज़ा हो जाता है। दूसरा, वही हिसाब जो मैं आपको इससे पहले बता रहा था कि इंसान अपना वोट वेस्ट नहीं होने देता और उस कंडीशन में जब उसको पता है कि एक पार्टी मेजॉरिटी ले आएगी। जी। और इसी के साथ-साथ ये जो नागौर का चुनाव है, वो वाक़ई में दिलचस्प हो गया है काफ़ी, मिर्धा बनाम बेनीवाल का है। जहाँ से काफ़ी पुरानी रंजिश चलती आ रही है दोनों के बीच में अगर कहें हनुमान बेनीवाल, ज्योति मिर्धा और आज-आज की नहीं है ये, मैं तो राजनीतिक जो कहता हूँ लड़ाई है चेतना इनकी। कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जी, ये गलत है। ये जो हो रहा है नागौर में, वो निंदनीय है। आप समझिए क्यों? जी। क्योंकि जनता के लिए तो कोई लड़ ही नहीं रहा, विकास के लिए तो कोई लड़ ही नहीं रहा। लड़ रहे हैं तो आपसी दुश्मनी के लिए, ज्योति मिर्धा के लिए। आप क्या समझते हैं कि हनुमान बेनीवाल फिर से एनडीए के साथ क्यों नहीं गए? आप इस बात को सोचेंगे, गौर करेंगे तो समझ में आएगा। हनुमान बेनीवाल ने एनडीए का साथ सबसे बड़ी वजह जो छोड़ने की थी वो ये थी कि किसानों के लिए 3 बिल लाए। 3 बिल वापस ले गई बीजेपी, ले लिए गए पूरी तरह से वापस, तब हनुमान बेनीवाल बीजेपी में वापस नहीं गए। जिस चीज़ के कारण लड़ाई हुई, वो हुँ, चीज़ अगर हट ही जाए, तब तो आपको लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। जी। आप फिर भी नहीं गए। उसके बाद में फिर से एक किसान आंदोलन हुआ, हुँ, आपने किसानों का साथ नहीं दिया। ये भी बहुत स्पष्ट हो गया। वो किसानों का साथ नहीं देने के बाद आप वेट करते रहे, आपने भाषण दिए बकायदा कि भाई अगर किसानों का के लिए राजस्थान से कोई आंदोलन कर सकता तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। हुँ, इसका क्या मतलब था? क्या आप किसी नेगोशिएशन में थे भाजपा के साथ? आपने वो नहीं किया और फिर आप जब भाजपा से आपको तवज्जो नहीं मिली, आप चले गए कांग्रेस में। ऐसे में
ये सारे घटनाक्रम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि हनुमान बेनीवाल जो एक वक्त पे स्टैंड लिया करते थे, वो किस तेजी से बदले। जी। कई कमेंट्स मैंने पढ़े चेतना जी, जहां पर लिखा हुआ था कि राजस्थान संवाद हनुमान बेनीवाल को लेकर अपनी राय बदल रहा है। मैं उन सब व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूं कि राय इसलिए बदल रही है क्योंकि हनुमान बेनीवाल तेजी से बदल रहे हैं। वो हनुमान बेनीवाल जो किसानों के मुद्दे पर खड़े हो जाया करते थे, साथ छोड़ दिया करते थे। हमने तारीफ की थी उस दिन कि हनुमान बेनीवाल किसानों के लिए खड़े हैं, और बीजेपी का इसलिए साथ छोड़ दिया क्योंकि किसानों के लिए वो कानून लाए और वो कानून उनके हक में नहीं थे। लेकिन फिर जब अब लोग सड़कों पे थे, किसान सड़कों पर थे, हनुमान बेनीवाल केवल धमकी देते रहे, वो नहीं खड़े हुए, उन्होंने आंदोलन नहीं किया। और वो धमकी एक सियासी धमकी थी बीजेपी के लिए, वो समझ में आती है, जो भी थोड़ी बहुत राजनीति जानता है उसको। और फिर खुद जिस पार्टी का लगातार विरोध करते रहे ताउम्र, उनके साथ चले गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्योति मिर्जा बीजेपी के पाले में चली गई। और ये वो आईना है जो हम आपको दिखाते हैं, उसके बावजूद आप देखना नहीं चाह रहे हैं। जो सच्चाई है वो आपके सामने है, और सच इसीलिए हमेशा कड़वा होता है। इसीलिए राय बदली, क्योंकि इंसान बदल गया। इस बात को समझना पड़ेगा। अब हनुमान बेनीवाल वो वाले हनुमान बेनीवाल नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। और आपको लोगों के समझना दर्द के पड़ेगा साथ। पूरे देश में क्या हो रहा है। आपने देखा उद्धव ठाकरे की क्या स्थिति हुई। पिताजी बोलते थे कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, खुद चले गए, आज कहीं के नहीं रहे। आपने देखा घनश्याम तिवारी की क्या स्थिति हुई। एक वक्त पर सांगानेर जैसी सीट पर उन्हीं उन्हीं का नाम हुआ करता था। वोट लाखों में होती थी, जीत का अंतर 4 लाख से, 2 लाख से, 2.5 लाख से, 3 लाख से वो जीतते थे। और फिर क्या हुआ, उन्होंने बीजेपी छोड़ी, अपना दल बनाया। अपना दल में तवज्जो नहीं मिली, कांग्रेस के साथ गए, वहां तवज्जो नहीं मिली, बाद में फिर आए बीजेपी में। वो उनकी संग में पुरानी समय उन्होंने बिताया था, उस वजह से उनको राज्यसभा भेज दिया। लेकिन जनता जनता क्या चाहती है, घनश्याम तिवारी को नहीं चाहती। ये समझना पड़ेगा हनुमान बेनीवाल को कि आपसी रंजिश की वजह से अगर आप जनता को भूल जाते हो तो फिर जनता आपको बुलाने में ज्यादा वक्त लगाएगी नहीं। आप वो थे जो स्टैंड लिया करते थे, आप वो थे जिनकी दहाड़ विधानसभा और लोकसभा में बजा करती थी। आपकी उसके लिए तारीफ थी, है और रहेगी। जी लेकिन बिल्कुल। अपने अपने वैल्यूज से बदल जाना वो गलत है, तो गलत रहेगा। और ये हनुमान बेनीवाल ही नहीं, ये उन तमाम राजनीतिक लोगों के लिए, चाहे से वो नरेश मीणा हो या फिर कोई भी और राजनीतिक नेता हो, जो अपने जुबान पे, जो उसूलों पे नहीं चलता है, उनकी राजनीति इसी तरह से लोकतंत्र में खत्म हो जाती है। इसके कई सारे उदाहरण आपके सामने हैं। बढ़ते हैं बाड़मेर की लोकसभा क्षेत्र में। और बाड़मेर जैसे में लोकसभा क्षेत्र में भी आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन है। उम्मेदाराम बेनीवाल आरएलपी छोड़कर चले गए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से प्रत्याशी बनने के लिए वहां पर। और अब कैलाश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल मैदान में है। तो यहाँ पर कौन सा बेनीवाल आप रविंद्र जीत सिंह सकता है? भाटी को नहीं भूल सकते जब आप जी। बात बाड़मेर की कर रहे हैं तो। और कहीं ना कहीं आप देखिए वहां पर उम्मेदाराम बेनीवाल लोकसभा चुनाव में उतरे, उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी काफी वोट लाए थे, लेकिन वो हार गए थे। अब समझने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव में काफी वोट पाने के बावजूद अगर वो हार जाते हैं, और उनके हारने के पीछे मेजर वजह ये होती है कि जनता सोचती है कि ऐसे लोगों को वोट दें जो हमारा काम करा पाए, और काम वही करा पाएगा जो पावर में होगा, और पावर उसी के पास होगी जो स्टेट के साथ साथ सेंटर में भी पावर में हो। अगर इस सोच के तहत आपको वोट नहीं मिला या कम मिला और बीजेपी को ज्यादा मिला, तो वो सोच तो लोकसभा चुनाव में और ज्यादा बढ़कर आएगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे काम तब होंगे जब सेंटर साथ होगा, क्योंकि अधिकतर कामों के लिए पैसा सेंटर से ही आता है। और सेंटर साथ कितना भी अपोजिशन का दे, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों का ज्यादा साथ देता है। ये डेमोक्रेसी के लिए बात सही नहीं हो सकती, लेकिन सच्चाई तो यही है और लोग जानते हैं, इसीलिए लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को। आप समझिए जब लोकसभा चुनाव में उम्मेदाराम बेनीवाल पूरा वोट नहीं ला पाए, तो ये तो सॉरी विधानसभा में नहीं ला पाए, तो ये लोकसभा है और यहाँ तो वोट ही दिए जाते हैं ताकि केंद्र में सरकार बनाए। तो
तो अब ये इनमें समझने से लग कौन जाता सा बेनीवाल आपको ऐसा लगता है, आते हैं हमारे मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर हमने राय रखी है ये सारी, तो आपको क्या लगता है संगीता बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल या फिर उम्मीदाराम बेनीवाल, कौन-सा बेनीवाल ऐसा है जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सांसद बनने की राह पर आगे निकलेगा? देखिए, लोकप्रियता की दृष्टि से तो ज़्यादा हनुमान बेनीवाल ही है। हुँ, टक्कर देने की दृष्टि से भी वो ज़्यादा है। और क्योंकि हनुमान बेनीवाल अब इतना पाला बदल चुके हैं, तो उनकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है। हुँ, लेकिन इन तीनों में से अगर कंपेयर करें, तो मैं कहूँगा हनुमान बेनीवाल की स्थिति ही साउंड है इन तीनों में के कंपैरिज़न में। जी, लेकिन आपको लोकसभा चुनाव की बात करते हुए केवल इन तीनों में कंपैरिज़न नहीं करना पड़ेगा। हुँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन-सा अर्जुन है जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं। जी। अब आप देखना ये दिलचस्प होगा, आपने भी सुना है, देखा है पूरा वीडियो, अगर आप भी आते हैं इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों से, तो बताइएगा ज़रूर क्या चल रहा है आप लोगों की चर्चाओं के विषय में? क्या आप भी हमारी इस राय से सहमत हैं या फिर अलग है इससे राय? तो लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, हमारी नज़र लगातार कमेंट बॉक्स पर बनी हुई है क्योंकि जनता क्या सोचती है, वो हमारे लिए काफ़ी मैटर करता है। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।